नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम पत्रकारों ने अमृतसर जाकर देखा है कि वे कैसे अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। संदेह नहीं है कि जेटली को बहुत कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बावजूद इसके अरुण जेटली चुनाव के अखिल भारतीय कैनवस को लेकर सतर्क है। अपने ब्लॉग, अपने इंटरव्यू से भाजपा का नजरिया लगातार पेश कर रहे हैं। अमृतसर में उनसे बातचीत करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सेंट्रल हॉल प्रोग्राम के लिए समय निकाला। सो आज पेश है उनके साथ हुई मेरी बातचीत। मेरा शुरुआती सवाल राष्ट्रीय बहस के मौजूदा पहलुओं पर ही बना है। अरुण जी, जो जो मोदी जी की हवा बन रही है, हवा का फैलाव हो रहा है, त्यों त्यों जो बहस है, जो भाषण है, उसमें तलखी बढ़ रही है। गिरिराज सिंह हो, प्रवीण तोगड़िया हो, या मोदी जी के और आपके भी एजेंडे में रॉबर्ट वाड्रा अचानक आ गए। आखिर ये क्यों, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, ये जो पूरा कैंपेन चला है जी, बहुत वर्षों बाद ये एक ऐसा चुनाव है जो केवल गवर्नेंस के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है जी, और हम लोग अपने मुख्य मुद्दे गवर्नेंस के लड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी लिखा और मैंने भी कहा जी, कि किसी कारण से भी हमें व्यक्तिगत प्रहार नहीं करने चाहिए और इशू को हमें रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इशू में जैसे जिन बयानों का आपने जिक्र किया, हमने तो यहां तक कहा कि इन इश्यूज से एजेंडा बदला जाता है, पार्टी का नुकसान होता है, लाभ नहीं होता, हमारे विरोधियों की मदद होती है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, इन इंसिडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट की, अपने वेल विशर्स को भी, ऐसा मत करिए। जहां तक व्यक्तिगत प्रहार का विषय है, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। राजनीति व्यक्तिगत विषय नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का विषय आता है तो व्यक्तिगत नहीं होता जी, वो करप्शन का विषय है, प्रोबिटी का विषय है, पब्लिक इशू है। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका जी ने यह कहा कि व्यक्तिगत हमलों से बड़ा तकलीफ होती है। तो जब मोदी जी के बाल विवाह का विषय बना लिया, जब एक महिला को सुरक्षा दी उसका विषय बना लिया, तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी और उनके परिवार के लोग भी उनकी राय को समझे कि व्यक्तिगत विषय लाने का काम कांग्रेस ने किया है, हम नहीं ला रहे जी। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर भी, जब कोयला खदान वाला मामला था, 2G वाला मामला था, वो तमाम थे। उसके बजाय रॉबर्ट वाड्रा का एकदम बन जाना, एकदम निजी, क्या लगता है ये बहुत? मैं आपकी सोच से बिल्कुल असहमत हूं जी, क्योंकि कोई बड़े परिवार का सदस्य है तो उसका विषय हमें नहीं उठाना चाहिए, ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं। तो जो बड़े परिवारों में हैं और बड़े पदों पे बैठे हैं और उनके ऊपर गंभीर विषय आते हैं, तो ये अन्याय होगा देश के लिए कि अगर कोई चुप्पी बरती जाए। तो उस नाते फिर आपके जो जिस तरह रॉबर्ट वाड्रा और ये मुद्दा बना, तो इसका मतलब ये कि यदि सरकार बनी भाजपा की, तो इस मसले को भी गंभीरता के साथ लेकर इस पर विचार होगा। जहां तक कानून का सवाल है, उसका उल्लंघन जी, वो एक जांच एजेंसियों का विषय होता है, न्यायपालिका का विषय होता है, उसमें राजनीतिक लोग नहीं आते। और हमारी एक शिकायत रही है कि कांग्रेस ने इन एजेंसियों को बिल्कुल दूषित, मतलब मिसयूज किया, दुरुपयोग किया है और हम उनकी स्वायत्तता बरकरार रखेंगे और कानून में लोग देखेंगे कुछ बनता है कि नहीं। लेकिन फिर भी उमा भारती ने, कईयों ने कहा कि हम इस मामले में जांच करवाएंगे, जांच की जरूरत महसूस करते हैं कि आप? मैं इस पे किसी राजनीतिक व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। टिप्पणी हो तो केवल उसके राजनीतिक पहलुओं पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपके अनुसार 2004 और 2009 के मुकाबले में इस चुनाव में जो आपने कहा कि सुशासन और गवर्नेंस का जो मुद्दा उठा, लेकिन इसके अलावा आप इस चुनाव में क्या फर्क देखते? एक सरकार और कांग्रेस विरोधी भावना पूरे देश में चल रही है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, और दूसरी एक होप है, उम्मीद है। काफी हद तक वो बीजेपी और साथियों में है, लेकिन बीजेपी और साथियों की तुलना में भी अधिक नरेंद्र मोदी में है। तो एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, एक तरफ उम्मीद और होप है। ये दोनों के समन्वय से ये चुनाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये हवा बन रही है। लेकिन हवा के साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें देखा जाए तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत भारी तौर पर इस चुनाव में होता हुआ लग रहा है। ये क्या बात है? देखिए,
सामाजिक ध्रुवीकरण हर चुनाव में थोड़े होंगे जी, लेकिन ध्रुवीकरण कभी चुनाव नहीं जिता सकता। नहीं, पर हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर भी उत्तर प्रदेश और बिहार का माहौल बन रहा है। आपको ध्रुवीकरण अकेले कभी चुनाव नहीं जिताता जी। हमारा प्रयास गवर्नेंस इश्यूज का है और गवर्नेंस इश्यूज पे एक चीज देखने को मिली है कि जातिवाद इन दोनों राज्यों में काफी हद तक टूट रहा है और हर समाज के हर वर्ग के जो मुलायम सिंह जी के साथ है, लालू जी के साथ है, वो वर्ग भी, पिछड़े वर्ग भी बड़ी मात्रा में हमारे साथ आ रहे हैं। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, वो हिंदू मुस्लिम उसके ध्रुवीकरण के लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। केवल इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मत करिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, तो हो सकता है उन क्षेत्रों में इसका प्रभाव हो, लेकिन बिहार में ये क्यों हो रहा है? वहां तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई। पूर्व उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? लेकिन ये विषय शासन के विषयों को लेकर है और क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछली 2 सरकारें देखी हैं बसपा और सपा की, जो जातीयता के आधार पर चलती हैं, ये उसकी प्रतिक्रिया और रिएक्शन भी है। और ये नहीं लगता 2014 के इस चुनाव में तमाम देश के एलिट है, बुद्धिजीवी है, वो ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको बहुत भारी खतरा और एक तरह से बहुत उसको लेकर पोलराइज और बिल्कुल हुक्कारा मारा जा रहा है। मुझे लगता है जब कोई तर्क नहीं बचा तो एक ये आइडिया ऑफ इंडिया इन्वेंट हुआ है। ये एक सुनील खिलनानी की पुस्तक का टाइटल था, अच्छी फ्रेज थी तो उसको इन्होंने बोरो कर लिया है। अब आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? क्या यह देश इतना छोटा है कि इसमें एक ही आइडिया ऑफ इंडिया होगा? साम्यवादियों का अपना आइडिया ऑफ इंडिया है, राष्ट्रवादियों का अपना एक आइडिया ऑफ इंडिया है, कांग्रेस के लोगों का अपना एक आइडिया ऑफ इंडिया है। 50 तरह के लोगों के आइडियाज ऑफ इंडिया हो सकते हैं। देश को एक रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाने का और एक रखने का तरीका क्या है, इसके अलग अलग रास्ते लोगों के हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आइडिया ऑफ इंडिया केवल हमारा है, मैंने देखा कांग्रेस के लोग आजकल ये फ्रेज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। सोनिया गांधी ने मुझे लगता है की बात कही, मैंने इसलिए कहा कि जो इन्होंने चीन को जमीन दे दी हिंदुस्तान की, वो भारतीयता थी। 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, वो हिंदुस्तानियत थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त कर दी, वो भारतीयता थी। आपने 1984 में दंगे किए, वो हिंदुस्तानियत थी। बोफोर्स से लेकर 2G और कोल स्कैम तक आपके जो कांड हुए, ये भारतीयता थी कि हिंदुस्तानियत थी? ये सब हमारा आइडिया ऑफ इंडिया। मैंने देखा जब कांग्रेस पार्टी वोट ऑफ इंडिया लूज कर रही है तो वो कह रही है वोट तो उधर चली गई, आइडिया ऑफ इंडिया हमारे साथ नहीं। तो उसमें ये राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसमें बुद्धिजीवी जमात, भले अनंत मूर्ति से लेकर रामचंद्र गुहा से लेकर 10 जो पूरा एलिट समाज, जो मीडिया पे के तमाम लोग जो है पहली बार ऐसा खतरा महसूस वो कर रहे हैं, या जो भी है उनकी थीसिस ऐसा है कि बुद्धिजीवी हर तरफ होते हैं। नहीं, लेकिन इस बार एक तरफ से बहुत बुद्धिजीवियों मोटे तौर पर बुद्धिजीवियों की कोई मोनोपोली एक तरफ नहीं होती है, इसलिए बुद्धि रखने वाले लोग होते हैं और इस देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी यहाँ का मतदाता होता है, जो इस देश की पहचान को समझता है, इस देश की कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि आजकल ये सुनील खिलनानी की पुस्तक का टाइटल ज्यादा प्रयोग हो रहा है और उसका कारण मैंने बताया कि व्हेन दे हैव लॉस्ट द वोट ऑफ इंडिया, नाउ दे आर क्लेमिंग प्रोप्राइटरी राइट ओवर द आइडिया ऑफ इंडिया। मैं भाजपा नेता अरुण जेटली से बात कर रहा हूं। अमृतसर की चुनावी भागम भाग के बीच चुनाव के राष्ट्रीय हल्ले से अपडेट रहना आसान काम नहीं है, मगर अरुण जेटली ने अमृतसर में रहते हुए भी चुनावी विवादों पर पार्टी का पक्ष बेबाकी से रखा है। पेश है उनसे हुई बातचीत का अगला हिस्सा। अरुण जी, एक तरफ वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात, दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं में प्रचार के दौरान एक तरह से अहंकार सा, ये कि भाई हमें किसी साथी की जरूरत नहीं होगी, अपने बूथे हम मेजोरिटी ले लेंगे। इसके कारण मैं इसमें आपको स्पष्ट कर दूं जी, हमने एनडीए का एक अच्छा स्वरूप बनाया है। एनडीए को बहुमत मिलेगा। एनडीए का व्यक्तिगत मौजूदा जो स्वरूप है, ये चुनाव जीत सकता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, इस देश के संघीय ढांचे को मद्देनजर रखते हुए उनको साथ रखना अपने शासन चलाने के लिए ये बहुत डिजायरेबल होगा। ये मेरी अपनी मान्यता ये है
कि जो वाजपेयी जी के जमाने एनडीए का स्वरूप था, हमारा आइडियल और टारगेट होना चाहिए कि वहां तक पहुंचना है। जी नहीं, लेकिन उसमें ये कि इस समय इस प्रचार में, क्योंकि जो जो हवा की बात हो रही, तो जयललिता हो, ममता हो, नवीन पटनायक हो, ये सब इस समय भाजपा को लेकर बहुत ज्यादा तल्ख होते लग रहे हैं। चुनाव में हम लोग सब, और हमारे विरोधी भी, तीसरे मोर्चे वाले भी, पुराने साथी भी, सब वोट बनाने में लगे रहते हैं। जो चुनाव के दौरान पोजिशनिंग होती है और जो आंकड़े आने के बाद वास्तविकता होती है, उसमें अंतर होता है। आपने अभी 3 नाम लिए, इन 3 राज्यों में यह माना जा रहा था कि भाजपा तो है ही नहीं। आज इन 3 राज्यों में भी हम सीटें जीत कर आएंगे, और जो नाम आपने लिए उनके खाते में से जीत कर आएंगे। वही तो स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा है। नहीं, उसी के आधार, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये 16 मई को ये प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। नहीं, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसी के आधार पर कांग्रेस में, या मतलब एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये लिखा है कि कांग्रेस में 120 सीट के आधार पर यूपीए 3 का प्रयोग संभव है, और वो इसलिए कि प्रकाश कारत से लेकर जयललिता, ममता, सब लोग अब ये सेकुलर एक मोर्चा बनाने के मूड में आ रहे हैं। अगर थर्ड फ्रंट का आइडिया टॉय हो रहा है, तब तो मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें 300 का आंकड़ा पार कीजिए इस देश को बचाने के लिए, एक स्थिर सरकार के लिए। ये खेल खेलने का वक्त नहीं है जो देश की दुर्दशा कांग्रेस ने की है। दूसरा, अगर गैर कांग्रेसी दल जो राज्यों में हैं, उनमें से कोई ये गलती करता है कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ में आ जाता है, तो बीजेपी के लिए लॉन्ग रन में उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आज उड़ीसा की या तमिलनाडु की या बंगाल की कोई पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाती है, तो वहां की तमाम नॉन कांग्रेस स्पेस जो होगी, आज हम इस स्थिति में हैं कि आने वाली राजनीति में उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। जो मोदी जी की हवा और भाजपा की बढ़त की बात हो रही है, त्यों कई जानकारों में और इवन भाजपा में भी ये चिंता है कि आखिर आगे कैबिनेट कैसा बनेगा, क्या होगा, 70 पार के नेता कैबिनेट में आएंगे या नहीं आएंगे। क्या इस तरह का ब्लूप्रिंट कुछ सोचा हुआ है, क्या कुछ विचार है? किसी ने कुछ नहीं सोचा। मुझे लगता है कि इस वक्त सबका एक उद्देश्य है, कांग्रेस को हटाना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अन्य विषय जो होंगे, हमारा नेतृत्व कंसल्टेशंस के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लेगा। और ऐसा पार्टी के अंदर जो माहौल है इस वक्त, वो इतने उत्साह का है कि उसमें ये विषय इस वक्त कहीं पैदा ही नहीं होते। लेकिन ये जो अभी कि 200 पार होगी, 240 होगी, ये इसको लेकर आपका कुछ हिसाब, क्योंकि आप अभियान समिति के प्रमुख भी हैं, अमृतसर रहते हुए भी आपने पूरे देश भर पे नजर रखी, क्या मोटा मोटा आइडिया बन रहा है? मुझे लगता है कि अगर एक वाक्य में कहूं, जो मोमेंटम है ना इस चुनाव का, वो हमारे साथ है। और मोमेंटम जब आपके साथ होता है, तो जो ये ओपिनियन पोल्स वगैरह प्रिडिक्ट करते हैं, जो फ्रंट रनर होता है उसको अंतिम आंकड़ा उससे भी 10, 20, 30 ज्यादा आ जाता है। पिछली बार कोई कांग्रेस को 206 नहीं दे रहा था, लोग 160 से 180 तक आए थे और 206 सीट निकली। मुझे लगता है कि वो फ्रंट रनर एडवांटेज हमारे साथ है, और बीजेपी और एनडीए दोनों को मिलाकर आंकड़ा अपेक्षा से आगे आएगा। लेकिन फिर भी मोमेंटम के हिसाब से आप, क्योंकि बिल्कुल सटीक आंकलन करते रहे हैं पहले भी, मोटे तौर पर क्या लगता है आपको, 182 का जो पुराना भाजपा का अधिकतम था, देखिए वो हम पार करेंगे। मैं 2 प्रेडिक्शंस कर सकता हूं। 183 हमारा मैक्सिमम रहा है, उससे हम कहीं आगे निकलेंगे। फिर भी कहीं कितना कुछ मैं आंकड़ों में नहीं फंसूंगा। कांग्रेस का सबसे कम 112 रहा है, कांग्रेस उतनी ही उससे नीचे आएगी। तो वी विल रीच द हाईएस्ट इन हिस्ट्री, कांग्रेस विल रीच देयर लोएस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री। लेकिन ये अपनी जगह पूरे देश में एक राष्ट्रीय मीडिया में ये माहौल है, लेकिन इस राज्यवार जब जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में बहुत मोदी जी ने फोकस किया हुआ, लेकिन वहां जाते हैं तो सीट कन्वर्ट होने की बात में दिक्कत होती है। इसी तरह जब पंजाब आते हैं तो पंजाब में अकाली सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की जितनी बातें सुनते हैं, तो उससे लगता है कि उत्तर भारत की पूरी हवा से अलग एक टापू निकलेगा। ये देखिए, अलग टापू नहीं होगा जहां आप लंबे अरसे से सरकार में है, थोड़ी सी भावना हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि जो एंटी कांग्रेस ट्रेंड है देश भर का, वो इतना मजबूत है कि इन छोटे ट्रेंड्स को वो ओवरराइड कर जाता है एंड में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती है तिथि, आखिरी 3-4-5 दिनों में जो उभार आता है एंटी कांग्रेसिज्म का और प्रो मोदी फैक्टर का, वो सारे देश को प्रभावित कर रहा है।
उस नाते, मुद्दे के नाते आप आखिरी क्षणों में 2-3 दिनों में हमेशा ये, मतलब वहां उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग चरण में ये महसूस कर रहे हैं, और ये महसूस भी हुआ कि आखिरी क्षणों में कौन सा मुद्दा, मोदी जी की खुद व्यक्तिगत इमेज या महंगाई या भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय मुद्दा या फिर स्थानीय उम्मीदवार, किस तरह का आप ज्यादा? मुझे लगता है कि सब चीजें मर्ज हो जाती हैं जी, और उसके बाद आखिरी दिन 3-4 दिनों में जाकर मोदी एक सिंबल ऑफ होप बन जाता है जी, और वोट प्रो मोदी या एंटी मोदी पे पड़ती है जी। और मोदी जी का व्यक्तित्व इस चुनाव को प्रभावित करने वाला केंद्र बिंदु बन गया है। पंजाब में अकाली सरकार के खिलाफ गजब एंटी इनकम्बेंसी है। बादल सरकार की बदनामी अमृतसर में भी मुखर है। तभी अमृतसर में अरुण जेटली को स्थानीय मुद्दों और प्रादेशिक मसलों पर बोलना पड़ रहा है। मोटे तौर पर उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपना स्टैंड बताया है। अरुण जी, आपका ये अमृतसर में पहला लोकसभा चुनाव है। इस पहले लोकसभा चुनाव के नाते स्थानीय मुद्दे जिस तरह के उभर कर आ रहे हैं, क्या आपने चुनाव से लड़ने से पूर्व, अमृतसर का फैसला करने से पूर्व स्थानीय मुद्दों की ऐसी राजनीति की कल्पना की थी? देखिए, स्थानीय मुद्दे हर जगह होते हैं जी, परिणाम को एक सीमित मात्रा तक वो प्रभावित करते हैं जी, अंत में प्रभाव उस राष्ट्रीय मुद्दे का होता है। जी। स्थानीय मुद्दे का भी कई कई स्थान रहता है जी। और उतना स्थान रहेगा निश्चित। लेकिन ये कि यहाँ आकर जो अनुभव हुआ अमृतसर में कि ड्रग की समस्या को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। आज नहीं है। हाँ, तो यही पहले से चला आ रहा है। ये कैप्टन साहब भी जब चीफ मिनिस्टर थे तो समस्या थी। जी। मैं तो मानता हूं कि ये समस्या अब इतनी गंभीर हो गई है जी। कि मैंने तो इसके लिए अब कहा कि वी आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ नार्को टेररिज्म। हाँ। ये एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हाँ। इसलिए जितनी सख्ती बॉर्डर पे की जा सके इन ड्रग्स को रोकने के लिए, जितनी सख्ती की जा सके बेरहमी से जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ने के लिए, और केवल इसको राजनीतिक आरोपबाजी का केंद्र ना बनाया जाए, इसके सब्सटेंस के ऊपर जाया जाए। नहीं, लेकिन इसमें अमरेंद्र सिंह ने, उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, जबकि ये समस्या पुरानी है। तो इसको आप राष्ट्रीय कैनवास में, या क्योंकि आपका जो प्रोफाइल भाजपा में है, नई सरकार, उसमें आप किस तरह अलग इसको मैं चाहूंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है। जी। ये तो कांग्रेस की 10 साल से सरकार है जी। पर मैं इसको आरोपबाजी तक सीमित नहीं रहूंगा। हमारी सरकार बनेगी तो जैसे आतंकवादियों को रोकने के लिए सीमा पे सुरक्षा होगी, इस नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए भी हमारी सीमा पे सुरक्षा होगी। एक ये पंजाब में आकर ये अजीब महसूस की, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का मामला वो हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मुद्दा बनने के पीछे, और जबकि यहाँ जो देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स 2006 दिसंबर में निर्णय हुआ और केंद्र को अंडरटेकिंग दे दी गई कि आप शहरी ग्रांट तब दीजिए अगर हम टैक्स लगाएंगे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, अपने हस्ताक्षर से किया। अब वो कहते हैं कि अकालियों ने क्यों लगा। अकालियों ने तो 6 साल लगने नहीं दिया, उस अंडरटेकिंग को डेफर करते रहे। अब केंद्र सरकार ने गला दबाया राज्य का, हम तुम्हारा पैसा बंद कर देंगे। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंडरटेकिंग दी थी उसको आप लागू कीजिए। आज ये परिस्थिति है। तो मुझे लगता है कि चले थे अकाली दल के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कैप्टन साहब, और उसमें फंस गए विषय में खुद। लेकिन अमरिंदर सिंह की जो चुनौती है, क्या जो प्रोफाइल, जिस तरह का अमृतसर में चुनाव होता हुआ लड़ता और जिस तरह के वो आरोप या जिस तरह का एक माहौल बना, ये एक्सपेक्टेड था या कुछ आपको बहुत अजीब लगा ये सारा? देखिए, मुझे यहाँ बहुत उत्साह मिला। ये बड़ा हॉस्पिटैलिटी का शहर है। यहाँ के लोग बड़े मिलनसार है, आक्रामक है, अग्रेसिव है, एक्सट्रोवर्ट है, मित्रतापूर्ण व्यवहार है। और मैं जब जमा पला हूं घर दिल्ली में भी तो इसी संस्कृति में से निकला हूं। वो अपेक्षा अनुसार है। लेकिन कैप्टन साहब एक पुराने मुख्यमंत्री रहते हुए भी राजनीति के स्तर को हर बयान से हल्का कर सकते हैं और कभी उसको ऊपर नहीं उठा सकते, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं तो देखता हूं कि नेशनल विषयों पे केवल तू मैं करने का स्वभाव है, कोई सीरियस चर्चा कर पाने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये एक बहुत अजीब त्रासद नहीं है कि आपका जो प्रोफाइल है उस हिसाब से आपको अमृतसर के कारण
पूरे पंजाब में इस उम्मीद से देखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अगर अगली सरकार बनती है तो आप सब कुछ संभालेंगे, पंजाब को पूरी तरह से कायदे पर लेकर आएंगे। और यही देखा जा रहा है। हाँ। यही देखा जा रहा है। तो उस नाते आपने पंजाब के पूरे परिप्रेक्ष्य में या इसमें ठोस रूप से कुछ, क्योंकि अमृतसर का घोषणा पत्र या पंजाब को लेकर एक ठोस जो बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट नुमा बनाना चाहिए वो बिल्कुल बनाया, मैंने आते ही बनाया, रिलीज किया, और वही चर्चा का विषय है हर भाषण में। अगर आप चले पूरी बहस ये लोकल पंजाब में, मैं तो वही करता हूँ, राष्ट्रीय मुद्दों पे करता हूँ और स्थानीय बहस उसी विषय पे करता हूँ। एक्चुअली यहाँ कैप्टन साहब वगैरह किसी ने कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं दिया, मैंने तो प्रॉपर विजन डॉक्यूमेंट अमृतसर का रिलीज किया। अमृतसर का भी और पंजाब को लेकर भी आपने अब चिंता कर रहे हैं। ड्रग्स को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, ट्रेड को लेकर मैंने सारे विषय उठाए हैं। जी अरुण जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।